यानी कि लास्ट लेक्चर में, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वॉटमीटर के बारे में कि वॉटमीटर क्या होता है। तो वहां पे मैंने आपको दो चीजें बताई थी। अगर एक बार हम रिकॉल करें लास्ट लेक्चर को, तो मैंने क्या बताया था कि किसी भी वॉट मीटर में दो तरह की कॉइल होती है। ठीक है, एक होती है करंट की कॉइल और दूसरी होती है वोल्टेज की कॉइल, या उसको हम एक नाम और देते हैं प्रेशर कॉइल। ठीक है, इसको वोल्टेज कॉइल भी कह सकते हो और प्रेशर कॉइल भी कह सकते हो। तो करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल दो कॉइल होती है। करंट कॉइल दो पार्ट में स्प्लिट होती है, यानी कि करंट कॉइल दो पार्ट में बटी हुई होती है। जैसे हमने बनाया था कि एक करंट कॉइल यहाँ पे है और दूसरी करंट कॉइल यहाँ पे है, ये दो पार्ट में बटी हुई है। और एक चीज ये बताया था करंट कॉइल के बारे में कि यह एक स्टेशनरी कॉइल होती है, यह स्थिर कॉइल होती है। मतलब ये कहने का था कि ये अपनी जगह से मूव नहीं करती है, ये स्थिर होती है, यानी कि ये फिक्स होती है। वहीं पे प्रेशर कॉइल के बारे में बताया था कि प्रेशर कॉइल देखो कुछ मैंने ऐसे बनाया था, प्रेशर कॉइल याद है। और प्रेशर कॉइल के साथ हमने जोड़ा था एक पॉइंटर, यानी कि सूचक। ठीक है, तो बताया था कि प्रेशर कॉइल यानी कि वोल्टेज कॉइल को हम मूवेबल कॉइल भी कहते हैं, यानी कि मूविंग होती है, जो अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए फ्री होती है। ये हो गया मूविंग। ठीक है, फिर मैंने बेसिक ऑपरेशन में ये आपको बताया था कि क्या होता है कि जब करंट कॉइल में धारा का प्रवाह होता है, यानी करंट बहती है, तो करंट कॉइल के कारण एक कॉइल में धारा बहने के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगर कॉइल में करंट फ्लो करेगी तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वोल्टेज कॉइल में भी करंट फ्लो कर रही है, वोल्टेज कॉइल में भी करंट फ्लो कर रही है, तो उसकी वजह से भी वहां भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो करंट कॉइल के चुंबकीय क्षेत्र और वोल्टेज कॉइल के चुंबकीय क्षेत्र के बीच में इंटरेक्शन होता है, यानी कि एक परिणामी निकलता है, जिसकी वजह से एक टॉर्क डेवलप होता है। और वोल्टेज कॉइल जो हमारा है, जिस एक्सिस पे टिका हुआ है, उस पे एक बल कार्य करेगा, यानी कि बलागुण कार्य करेगा, जिससे वो डिफ्लेक्ट होता है, यानी कि अपनी पोजीशन में शिफ्ट होता है। और जब वो बदलता है अपनी पोजीशन पे, तो हमारा पॉइंटर भी घूमता है। ठीक है, हमारा पॉइंटर भी घूमता है। जैसे ये अगर मूव करेगा, ये अगर कॉइल मूव करेगा तो हमारा पॉइंटर भी मूव करेगा। और पॉइंटर के बारे में ये है कि पॉइंटर जहां जाके रुकेगा, हमको पता चल जाएगा कि उस स्केल के माध्यम से कि कितनी हमारी रीडिंग है, यानी कितना हम मान प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें होता था। अब आते हैं एक कॉइल वाटमीटर के बारे में। तो मैंने बेसिक बताया, बट वाटमीटर का इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे बनाते हैं। तो देखो, वाटमीटर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे रेजिस्टेंस को आप ऐसे डोनेट करते हो, रेजिस्टेंस के लिए ये नोटेशन होता है। इंडक्टर के लिए ये होता है, यानी प्रेरक के लिए। संधारित्र के लिए कैसे दिखाते हो, ऐसे दिखाते हो ना, कैपेसिटर, इस तरह से दिखाते हो। उसी प्रकार से जब हम वाटमीटर की बात करते हैं, तो वाटमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ऊपर नीचे दोनों कॉइल है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये होता है वाटमीटर का सिंबल। जब भी वाटमीटर आपको दिखेगा, ये कहीं दिखता है, तो आप समझ जाना कि ये एक वाटमीटर है। तो फिर मैंने बताया था क्या, ऊपर वाली जो कॉइल होती है, इसको हम कहते हैं बेटा करंट कॉइल। ध्यान रखना, ऊपर वाली कॉइल क्या कहते हैं, करंट कॉइल। और जो नीचे वाली कॉइल है, उसको बोलते हैं वोल्टेज कॉइल या प्रेशर कॉइल।
वोल्टेज कॉइल या प्रेशर कॉइल। और प्रेशर कॉइल के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा होता है, एक रेजिस्टेंस लगा होता है हाई वैल्यू का, हाई वैल्यू का एक रेजिस्टेंस लगा होता है आर। और क्या करते हैं, इसको हमने जोड़ दिया सप्लाई के साथ। ठीक है, तो ये जो सिस्टमेटिक डायग्राम होता है, यहाँ आउटपुट पे आप क्या लेते हो बेटा, आउटपुट पे आप लेते हो लोड, यानी कि आउटपुट। यहाँ हो गया लोड। ठीक है, मशीन मान लो चलानी है तो मशीन या मोटर है, जनरेटर है, कुछ भी है आपका, इधर लोड हो गया, फैन ट्यूबलाइट कुछ भी है। हाँ, और यहाँ आपका हो गया सप्लाई। समझ में आया? तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है बच्चे, इसको कहते हैं विद्युत परिपथ, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ वाटमीटर, यानी वाटमीटर का विद्युत परिपथ। ठीक है, और जो मैंने सर्कल किया हुआ है, घेरा बनाया हुआ है, उसे कहते हैं वॉट, वॉटमीटर। ठीक है, और बाकी वॉटमीटर को कनेक्ट कैसे किया जाता है, इस प्रकार से किया जाता है। अब यहाँ पे इस सर्किट को समझते चलते हैं। यहीं पे ध्यान से देखो, ऊपर है बेटा करंट कॉइल, नीचे है प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल। ठीक है, तो होता क्या है आप बताओ, कि लोड के साथ, समझना मेरी बात, लोड के साथ सीरीज में कौन कनेक्टेड है, करंट कॉइल। ठीक है, और वोल्टेज कॉइल लोड के पैरेलल में कनेक्टेड है। आप देख सकते हो कि लोड ये है हमारा, ये हमारा लोड है, तो वोल्टेज कॉइल हमारा यहाँ पे और यहाँ पे है ना, पूरा वोल्टेज कॉइल अगर देखा जाए तो पूरा ये पैरेलल कनेक्टेड है लोड के, इसके पैरेलल कनेक्टेड है। लेकिन जो हमारा करंट कॉइल है वो लोड के सीरीज में है। अब करंट के लिए जब हम, वैसे भी जब हम करंट के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि करंट जो है वो सीरीज में समान रूप से बहती है, यानी कि करंट अगर श्रेणी क्रम में है तो वो समान रूप से बहती है। और वोल्टेज के बारे में कहा जाता है कि वोल्टेज यानी कि अगर वो पैरेलल सर्किट में है, समांतर क्रम में है, तो उसका मान बराबर होता है। ठीक है, तो मान लो सप्लाई वोल्टेज है यहाँ V। ठीक है, यह है सप्लाई वोल्टेज V। अब कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा यहाँ पे, लेकिन यहां जो करंट फ्लो कर रहा है करंट कॉइल में, मान लिया वो करंट है I1। क्या है I1, और करंट जो है मान लो I करंट थी। ठीक है, तो यहां चला गया I1, और यहां जो करंट बट गई वो हो गया I2। ठीक है, कैसे, मेन सप्लाई दिया आपने, जब भी किसी को सब सिस्टम को सप्लाई दिया जाता है तो एक करंट प्रोड्यूस होती है, और जो करंट है वो सीधे सीधे चलेगी। यहां से करंट बट जाएगी दो भागों में, एक चली गई I1 के रूप में, दूसरी चली गई I2 के रूप में। तो I1 हो गया और I2 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब समझो, हम पावर के लिए पढ़ते हैं कि P बराबर होता है जनरली, नॉर्मली V इंटू आई, V इंटू आई। तो हमारा जो करंट कॉइल है, हमारा जो करंट कॉइल है, वो I का मान वहां से मिल जाएगा, क्योंकि करंट सीधी सीधी फ्लो कर रही है। समझ रहे हो? और जो हमारा वोल्टेज कॉइल है, वहां से हमको V का मान मिल जाएगा। ठीक है, और इसका जो परिणामी होगा वो क्या मिल जाएगा हमको, पावर का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट ये हो गया कि करंट कॉइल से जो करंट प्रोड्यूस होती है और वोल्टेज कॉइल से वोल्टेज मिल जाता है। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना, वो ये है कि मैंने एक दिन आपको बताया है या नहीं बताया है, शायद वीडियो लेक्चर में बताया है पहले, कि हमारे पास सर्किट दो प्रकार की होती है, एक होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
एक होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जैसे हमारे ये सब बोर्ड, जैसे एमीटर है, वोल्ट मीटर है, पावर फैक्टर आप देख रहे हो, वॉट मीटर देख रहे हो, मशीन देख रहे हो, जो हाई करंट और हाई वोल्टेज पे हम काम करते हैं, ठीक है ना। हाई करंट, हाई कंडक्टर पे कार्य करते हैं और चालक पे कार्य करते हैं, यानी कि कंडक्टर पे कार्य करते हैं। जैसे आयरन है, निकिल है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सब वाइंडिंग होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। वही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमारे पास जो होता है वो कम ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, यानी कि हम वहां पे कम वोल्टेज पे काम करते हैं और स्मॉल करंट पे। आप एनालॉग में पढ़े होंगे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल में, कि करंट मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में होती है। वोल्टेज होता है, वोल्ट होता है, 2 वोल्ट का वोल्ट बैटरी होती है, 5 वोल्ट की बैटरी लगाते हो, ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी ये लगाते हो। और यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा है, आप देख ही रहे हो। हमने पढ़ा है कितना, हम 5000 वोल्ट, 8000 वोल्ट की बात करते हैं, 1000, 10,000 वोल्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है, मैंने आपको ये बता रखा था कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है बेटा, वहां पे आप हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिकल सर्किट जो डील करता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट जो डील करता है वो करंट के फॉर्म में करता है, वो करंट के फॉर्म में करता है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं बेटा, ये आप अपने दिमाग में हमेशा रख के चलना कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है वो डील करती है करंट में। इसका मतलब मैं बताऊंगा, ठीक है, बस इसको याद रखना अभी के लिए, आगे हम जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है हमारी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है, वो डील करती है वोल्टेज के टर्म में, हम डील करती है। मतलब वहां पे ऑपरेशन जो होता है, आप समझो, वहां जो ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होता है वो वोल्टेज में होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो भी चीजें होती हैं, ऑपरेशन होता है, वो करंट में होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं एग्जांपल बताता हूँ, समझो। जैसे हम जब पढ़ते हैं, डिजिटल ही पढ़ रहे हो आप लोग, 0 1 लॉजिक पढ़ते हो ना, 0 1 1 0 1 ऐसे करके कोई भी लॉजिक गेट आप पढ़ते हो। तो लॉजिक गेट जब आप पढ़ते होगे, एंड और नॉर गेट है, ठीक है ना, या जो भी ऑपरेशन हो रहा है, वो ऑपरेशन क्या डील करता है, क्या वो करंट पे डील करता है? नहीं बेटा, वो डील करता है वोल्टेज पे। जैसे मान लो कोई पल्स सिग्नल है, 0 1 के फॉर्म में है, ठीक है, ये आपको इतना समझ में शायद अभी शायद आपने पढ़ा ना हो ये सब चीजें, ठीक है। मेरा सिर्फ इतने का मतलब है कहने का कि जो डिजिटल या हम जो एनालॉग पार्ट पढ़ते हैं, वो वोल्टेज का एक तरह से कंपैरिजन होता है, यानी कि वोल्टेज के टर्म में होता है, ठीक है। 0 1 1 0 0 1 जिस तरह से लॉजिक गेट्स जो हमारे होते हैं डिजिटल के, वो वोल्टेज के टर्म में होता है, ठीक है। जो सर्किट होती है वोल्टेज के टर्म में काम करती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं वो करंट के टर्म में डील करती है। अब ये मैंने क्यों बताया, अब यहां से आते हैं, ये समझो। वो बात ये है कि हमको जो है करंट कॉइल से करंट तो मिल गई I1, करंट कॉइल से करंट मिल गई I1, लेकिन जो वोल्टेज कॉइल है बेटा, वोल्टेज कॉइल में क्या फ्लो कर रहा है, करंट I2। वोल्टेज कॉइल में क्या फ्लो कर रहा है, करंट I2। तो जो हमको वोल्टेज मिलेगा वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा। बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमको डायरेक्ट वोल्टेज नहीं मिलता है, ऐसा नहीं कि हमने करंट कॉइल से करंट ले लिया और वोल्टेज कॉइल से वोल्टेज ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर निकल गया, नहीं, ऐसा नहीं है। करंट कॉइल से करंट तो मिला, लेकिन वोल्टेज कॉइल से भी क्या मिला हमें, करंट मिला। वोल्टेज कॉइल से क्या मिलेगा, करंट ही मिलेगा। और हमारे जो वोल्टेज कॉइल में क्या फ्लो कर रहा है, करंट ही फ्लो कर रहा है, ठीक है। लेकिन यह करंट अपने इक्विवेलेंट वोल्टेज का निर्माण कर लेगा, अपने इक्विवेलेंट वोल्टेज का मान देगा, ठीक है। तो करंट से हम वोल्टेज का मान फिर निकाल लेते हैं या हमको वैल्यू मिल जाती है।
तो एक इक्वेशन आपको मिल गया I2 प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, ये जब आप बुक कभी पढ़ते और ये चीजें क्लास में आप समझ लिए तो आपको समझ में नहीं आता कि करंट से वोल्टेज क्या हो रहा है। तो हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है करंट में डील करती है, वो करंट उसको ऑपरेशन करती है करंट के टर्म में, तो हमको करंट ही चाहिए होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था, अगर ये बात आपको याद हो, जब हमने वॉट मीटर पढ़ा था, वोल्ट मीटर पढ़ा था शुरू में, या वीडियो आपने देखा हो तो मैंने वहां भी बताया हुआ है कि वोल्ट मीटर क्या नापता है, वोल्टेज। ठीक है, लेकिन जो वोल्ट मीटर ये वोल्टेज नापता ही डायरेक्ट वोल्ट थोड़ा नापता है, इस वोल्ट मीटर में करंट फ्लो करती है पहले ना। जैसे मान लो ये वोल्ट मीटर के अंदर की सर्किटरी है, ठीक है, ये पॉइंटर लगा है, ठीक है, ये पॉइंटर लगा है मान लो, और ये कुछ इस तरह का स्केल है इस तरह से कुछ स्केल है मान लो। ठीक है, ठीक है, अब इसमें पहले क्या फ्लो कर रहा है, पहले तो करंट फ्लो कर रही है ना। ठीक है, यही करंट जो है वोल्टेज के टर्म में हमको आउटपुट दे देगी। हम वोल्टेज तो फ्लो कराते नहीं है, हम तो वोल्टेज अप्लाई करते नहीं है। ठीक है, वोल्टेज तो एक जगह हमारा जो है वो जनरेट होता है वोल्टेज ड्रॉप के फॉर्म में, यानी विभवपात के रूप में। तो करंट फ्लो करती है और करंट के इक्विवेलेंट हमको वोल्टेज मिल जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है यहां से बहुत बेसिक सा, कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है वो नाम दे देगा कि वॉट मीटर है, एमीटर है, ठीक है, दे दिया कि इन अ वोल्ट मीटर, क्वेश्चन दे दिया कि इन अ वोल्ट मीटर द आउटपुट इन वोल्ट इज करस्पॉन्डेंस टू, मतलब जो आउटपुट इन वोल्टेज मिलता है, वोल्ट में मिलता है, वो किसके करस्पॉन्डेंस है, वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा, तो आप कहोगे करंट, करंट के करस्पॉन्डिंग हमको वोल्टेज मिलता है। ठीक है, चलो, तो यहां से बेटा अगर मैं इसको ब्रेक कर लूं तो I2 हो जाएगा इक्वल टू, एक कांस्टेंट हमने ले लिया और कांस्टेंट को नाम ले लिया मान लो K2, K2 इंटू V, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये तो ठीक है। अच्छा, करंट कॉइल का काम क्या होता है कि करंट कॉइल हमारी सर्किट में फ्लो करती है, और करंट कॉइल का काम होता है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना, सर्किट में चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना या सेट करना। तो करंट कॉइल क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी है, यानी कि हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र का घनत्व, ये डिपेंड करेगी किस पे, करंट I1 पे। ऑल राइट, क्यों, करंट ज्यादा होगा, चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा होगा, फ्लक्स ज्यादा होगा तो B इक्वल टू होता है फाई अपॉन ए। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, B बराबर फाई अपॉन ए। तो करंट ज्यादा होगा बेटा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, फाई मतलब फ्लक्स, फ्लक्स ज्यादा होगा तो बी ज्यादा होगा। ठीक है, तो बी प्रोपोर्शनल टू आई हो गया। अब मैं यहां से कह सकता हूं कि ये हो गया K1 कांस्टेंट और I1। ठीक है, K1 कांस्टेंट, I1। ठीक है, अगर मैं ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को एक साथ समझने का प्रयास किया जाए, ठीक है, एक चीज और देख लो कि जो हमारी मेन करंट I1 है, मतलब ये जो हमारी करंट है I1, वो क्या दे रही है वाट मीटर के लिए, वो वाट मीटर के लिए करंट का मान दे रही है, मैंने बताया। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये हो गया कांस्टेंट K और I, इक्वेशन नंबर 3 मान लो, कांस्टेंट K I, क्योंकि I1 क्या है, I1 ही करंट कॉइल में हमें करंट दे रही है। हमें सिर्फ ध्यान रखना है जहां वोल्टेज है, ठीक है, करंट कॉइल में कोई समस्या नहीं है, जो करंट है वो करंट का मान मिल जाएगा, लेकिन जो वोल्टेज है वो करंट के रूप में मिलेगा, सिर्फ इतना डिफरेंस है। ठीक है, अब जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, जैसे अगर मैं इसको बताऊं, ये क्वेश्चन नंबर बेटा 1 ध्यान में रखो, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान में रखो। तो अगर मैं कहूं कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मतलब बेटा क्या होगा,
विक्षेपण बलागुण या विक्षेप बलागुण डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। याद है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमने पढ़ा था शुरू में, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, वहां से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है? एक करंट है I1 और दूसरी करंट है I2। इन्हीं के I21 और I2 के मैग्नेटिक फील्ड आपस में जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये डिपेंड कर रहा है। कांस्टेंट हो गया K, कांस्टेंट हो गया के I1 और I2। अगर मैं I1 को लिख दूं, क्या है के I1 क्या है, यानी कि I है, I1 का मान क्या है I है, और I2 का मान क्या है V है। तो इसको हम लिख सकते हैं के पी, पी क्या हो गया, वोल्टेज इंटू करंट, हमको मिल गया पी। ठीक है, तो यहां से अगर हम लिखना चाहें तो इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, इन दोनों को आपस में कोरिलेट करोगे तो हमको मिल जाएगा P बराबर, P बराबर V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई। किसके लिए? पावर के लिए। किस केस में ये होता है? इन केस ऑफ डीसी, इन केस ऑफ डीसी, डीसी के लिए पावर का वैल्यू ये होता है। ठीक है, किसी के लिए पावर का मान ये होता है। ठीक है, तो एक लाइन भी लिख सकते हैं कि किसी भी सर्किट में, यानी किसी भी वाट मीटर की सर्किट में, क्या जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, बलागुण होता है या विक्षेपण बलागुण होता है, वो किसके बराबर होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है? टीडी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? पी। तो कह सकते हो ना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा पी। इसका मतलब कि अब अगर हमारा पॉइंटर कहीं मूव करेगा, पॉइंटर कहीं मूव करेगा तो किसका मान देगा? पावर का मान देगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंटर मूव करता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से। ठीक है, क्लियर है? एसी के लिए बेटा एक डेरिवेशन हम छोटा सा, जो मैंने वीडियोस अपलोड की उसमें भी डाला हुआ है, तो मैं आपको बस यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो हम एसी की बात करते हैं, ठीक है, जब हम एसी की बात करते हैं तो एसी के लिए सिर्फ हो जाता है कि इसमें एक फैक्टर आ जाता है फाइनल रिजल्ट में, P बराबर क्या, वी आई कॉस फाई। एसी के लिए P बराबर वी आई कॉस फाई। फाई क्या है? फ्लक्स नहीं है यहाँ पे। फाई क्या है? फाई इज अ फेज एंगल। ठीक है, फेज एंगल है, यानी कि फेज एंगल को बोलते हैं कला कोण। ये कला कोण है करंट और वोल्टेज के मध्य का। ठीक है, और तो यहां से हमको ये मिल जाता है। ठीक है, ऑल राइट। चलो ठीक है, अब देखो जो मैं आपके सिलेबस में देख पा रहा हूं, तो आपके सिलेबस में है अ, इस चीज को जो मैंने बताया ये तो आपके सिलेबस में है, वाटमीटर, डायनोमीटर, टाइप वाटमीटर के बारे में। ठीक है, अब ये बताना है कि इसके मेरिट और डिमेरिट्स क्या है, मतलब इसके अच्छाइयाँ क्या है, बुराइयाँ क्या है। तो मैं एक एक करके पॉइंट को डिस्कस कर लेता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं, क्या क्या इसकी निगेटिव चीजें। तो पहले इसकी हम अच्छाइयों को देख लेते हैं, इसकी वाटमीटर की, इसकी डायनोमीटर टाइप वाट मीटर्स की अच्छाइयों को देख लेते हैं, यानी कि इसके एडवांटेज को देख लेते हैं। तो पहला काम क्या है, पहली चीज क्या है, पहला पॉइंट, यह एसी पे भी काम करता है और डीसी पे भी काम करता है। एसी डीसी बोथ, आप दोनों पे काम करा सकते हो। पहली अच्छाई क्या है इसकी, यह एसी और डीसी दोनों पे कार्य कर सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह सकता है,
कि जो विक्षेप होता है यानी कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है या जो डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, वो पावर के समानुपाती होता है। ठीक है भाई, डिफ्लेक्शन जो है टीडी, मैंने क्या देखा, टीडी प्रोपोर्शनल टू क्या है, पी। पी मतलब क्या, पावर। ठीक है, समानुपाती है। और जब भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पावर के सिर्फ समानुपाती होगा तो हमारा जो स्केल होता है ना, स्केल मतलब कि जैसे पॉइंटर है मान लीजिए, ठीक है, ये स्केल है, ठीक है, ये स्केल है, और यहाँ मान लो कोई पॉइंटर है, ऐसे कोई पॉइंटर बना है, ठीक है, ये पॉइंटर है ना, ये पॉइंटर है, इसके अंदर कुछ है, मान लो यही वाट मीटर है, इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाट से, वाट मीटर है, ये वाट मीटर है। तो यहाँ जो पावर होगा ना, क्योंकि प्रोपोर्शनल है, तो जो स्केल होगा, स्केल हमारा बहुत ही आसान होगा बनाना, कैलिब्रेट करना, क्योंकि इस स्केल को में जो नंबर लिखे जाते हैं ये अपने मन से तो लिखे नहीं जाते हैं कि हमने मन किया तो 0 से लेकर के 100 तक का या 200 तक का ऐसे नंबर लिख दिया, यहाँ उठाया 0 और यहाँ लिख दिया 100, ये तो हम ऐसा कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस स्केल को भी कैलिब्रेट करना पड़ता है, यानी कि इस स्केल को भी लिख समझने के लिए कि इस स्केल की वैल्यू को, कि ये सही मान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये कैलिब्रेट करना पड़ता है। तो इसलिए यह काफी आसान हो जाता है जब प्रोपोर्शनलिटी के साथ हमारा कुछ रिलेशन इस प्रकार का हो। ठीक है, मतलब इस स्केल को कैलिब्रेट करना, इसको हिंदी में बोलते हैं अंश शोधन करना। क्या, अंश शोधन करना आसान हो जाता है। अब इस बात को याद रखना, ठीक है, सब चीजें आप यहाँ पे, मेजरमेंट सब्जेक्ट देखो है बेटा बहुत ही ज्यादा थियोरेटिकल, बट मैं कोशिश करता हूँ कि उसको आपको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, ठीक है ना, याद तो करना है बट कॉन्सेप्ट के साथ याद करना है। ठीक है, इस स्केल को अंश शोधित किया जाता है, क्योंकि अपने मन से तो हम बना नहीं सकते। जैसे मीटर, अगर मैं मीटर स्केल की बात करूं, जो हम अपने घर, अपने पेन कॉपी के लिए लाइन खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमको पता है कि मीटर का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस के बारे में पता है। लेकिन हमको ये कैसे पता कि यहाँ रीडिंग है तो यहाँ 100 वाट ही होगा, यहाँ है तो यहाँ 50 वाट ही होगा। हमें कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना इसके लिए। ठीक है, इसी ही बोलते हैं अंश शोधन करना, यानी कि कैलिब्रेशन, यानी कैलिब्रेट करना। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, वॉट मीटर में, आपने वॉट मीटर में क्या क्या देखा, वॉट मीटर में देखा कि हम अलग से कोई आयरन का पीस नहीं यूज कर रहे हैं। जैसे हमने अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट देखा था, याद करो, अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट देखा था। तो हमने वहां पे ये देखा था कि उसमें आयरन के पीस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, आयरन के पीस यानी कि आयरन के टुकड़े का जब इस्तेमाल करते हो तो आयरन के पीस की वजह से उसमें एक एडी करंट का प्रवाह होता है, एडी करंट बहती है। और जब एडी करंट बहती है तो यह एक प्रकार की हानि उत्पन्न करती है, जिसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आपको पढ़ा भी होगा, उसे बोलते हैं हिस्टेरेसिस, हिस्टेरे हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब भी किसी आयरन में या किसी लोहे के टुकड़े में धारा प्रवाह होता है या आयरन के टुकड़े में कुछ इस प्रकार का करंट सर्कुलेटिंग प्रवाह होता है, सर्कुलेटिंग करंट को बोलते हैं एडी करंट। क्या बोलते हैं, एडी करंट। और उस एडी करंट की वजह से उसमें, उस आयरन के पीस में, उस पे एक बहुत ज्यादा हीट डेवलप होता है, बहुत ज्यादा उष्मा का ह्रास होता है, और उसे बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, उसे बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। और इसमें तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, जब हम यहाँ की बात करें तो हमने यहाँ पे कहीं हमने क्या आयरन के पीस का इस्तेमाल किया है इस पूरे मेथड में, शायद कहीं नहीं किया है। हमने कहीं आयरन के टुकड़े का इस्तेमाल तो किया नहीं है। तो हम मुक्त हैं किससे, हम मुक्त हैं हिस्टेरेसिस लॉस से, हम मुक्त हैं एडी करंट के लॉस से। तो एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस दो तरह के लॉस होते हैं, एडी करंट लॉस और
हिस्टैरिसीस लॉस, दो तरह के लॉस होते हैं, तो ये दोनों लॉसेस यहाँ पे नहीं होती, ये अच्छी बात है। और इसकी जो एफिशिएंसी होती है, यानी कि जो इसकी शुद्धता होती है इस वाटमीटर की, वो बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, ये हो गई इसकी अच्छाइयाँ। अब थोड़ी उसकी बुराइयां देख लेते हैं। बुराइयां बेटा ये है ना कि इसमें कोई आयरन का पीस तो भले ही नहीं है, ठीक है, आयरन का पीस इसमें भले ही नहीं है, लेकिन आयरन के पीस के ना होने से इसमें लॉसेस तो नहीं होते हैं, लेकिन आयरन के पीस के ना होने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वह कमजोर होता है, वह कमजोर होता है। ठीक है, तो आयरन का कोर अगर है बेटा, अगर आयरन का पीस है यानी आयरन का कोर है, तो वो आपको एक ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसकी वजह से क्या है, आयरन का पीस नहीं है, हम सिर्फ कॉइल है, तो वो उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। दूसरी चीज क्या है बेटा कि इतना सिस्टम इसके अंदर लगा है, दो तरह के कॉइल हैं, ठीक है, करंट कॉइल, वोल्टेज कॉइल, पॉइंटर इतना ज्यादा है कि इसका भार बहुत ज्यादा हो जाता है, इस सिस्टम का भार बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अधिक भार होने के कारण घर्षण भी होता है, घर्षण भी होता है, ज्यादा भार होने के कारण क्या होता है, घर्षण भी होता है आपस में, ठीक है, एयर फ्रिक्शन की वजह से। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो उतना अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता है। ठीक है, वेट ज्यादा होगा तो उतना रिलायबल तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए एक इस्तेमाल कर रहे हैं आज के डेट में, अब हम लोग डिजिटल डिजिटल क्या वाट मीटर अब आ चुका है। इसी चीज को दूर करने के लिए डिजिटल वाट मीटर आ चुका है, जिसमें कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की बात ही नहीं होगी, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होगा। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फास्ट होते हैं, वास्ट होते हैं, और रेडी करने में, यूज करने में आसानी भी होती है। ठीक है, तो ये रहा आज के क्लास में हमने जो पढ़ा, डिस्कशन किया। इससे संबंधित कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या हो तो आप बताइए।